अशोक भाई साहब, मैं आपसे जल्दी से एक चीज और पूछ लूं। जो जितना मुझे याद है और जितना वो है, धनखड़ साहब राजस्थान से एक बार एमपी चुने गए हैं जनता दल के टिकट पे 89-91। उसके बाद वो एमपी का इलेक्शन हार गए थे। कांग्रेस के टिकट से वो लड़े थे, उन्होंने जनता दल को ऐन मौके पे छोड़ दिया था। फिर वो एमएलए चुने गए कांग्रेस के टिकट पे एक बार, और फिर वो एमपी का इलेक्शन हार गए। मैं ये इसलिए याद दिला रहा हूं कि ये जो उनको वाइस प्रेसिडेंटशिप मिली है या गवर्नरशिप मिली है, ये बिल्कुल ठेठ उनको बीजेपी के अनुग्रह पे है। वो कोई पॉलिटिकल ये नहीं कि उन्होंने लड़ के ली है। भाई जैसे वेंकैया नायडू आए थे तो वो एक पॉलिटिकल हैवी वेट थे अपने स्टेट में भी। ये कोई इन्होंने लास्ट इलेक्शन जो लड़ा था आज से 20-25 साल पहले, जो हारे थे, 2 इलेक्शन हार चुके हैं। मैं बात ये इसलिए कह रहा हूं, ये समझना भी लोगों को जरूरी है कि जो आदमी दूसरी पार्टी से आ रहा है, उसको जो हम लोग एक बात कहते हैं ना कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है या ज्यादा वो करता है, ये कुछ उसी तरह की बात है। तो अशोक भाई साहब, मैं आपसे जल्दी से ये समझना चाह रहा हूं कि एक बात तो अडानी को बचाना है, दूसरी बात ये जो शीर्ष नेताओं के ऊपर बिल्कुल बाढ़ आ गई है इस समय। मतलब तेजस्वी यादव को, जो जो अपनी अपनी पार्टी के प्रमुख नेता हैं, उनको या तो मैनेज कर लिया जा रहा है। आप देख रहे हैं ममता बनर्जी बिल्कुल शांत हो गई हैं इस समय, कुछ नहीं बोल रहे हैं। और अगर शांत नहीं हो पा रहे हैं तो उन पार्टी के नेताओं को ऊपर पूरी तरह से दबाव बनाया जा रहा है। ये उस पार्टी का भी, ये भी उसका हिस्सा है कि हम इस पे चर्चा भी नहीं होने देंगे लोकसभा में, आप हम और आपके ऊपर पूरा दबाव बनाएंगे। अशोक माथुर साहब, अनम्यूट कर लीजिएगा भाई साहब, अनम्यूट कर लीजिएगा। नमस्ते। ये लोकतंत्र में लोगों की जो भूमिका होनी चाहिए, उस भूमिका पर मैं ज्यादा बात फोकस करना चाहूंगा। अभी दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि बड़े बड़े प्रदर्शन होते हैं, और साइंस और टेक्नोलॉजी ने एक बड़ा कमाल का काम किया है कि आदमी कहीं भी रहे, कहीं भी कुछ बोले, वो पूरी ग्लोब के ऊपर, पूरी धरती के ऊपर, हर देश में, हर कहीं ना कहीं वो बात पहुंचती पहुंचती है। राहुल गांधी क्या बोलते हैं, उनको लोकतंत्र खतरे में दिखता है, ये उन्होंने महसूस किया होगा ना, तभी तो वो बोले। अब आप ये कहिए लोकतंत्र खतरे में नहीं है, ये साबित करने के लिए बीजेपी को अपना आचरण बदलना होगा, अपने काम को बदलना होगा, अपने प्रचार तंत्र को ठीक करना होगा। और बीजेपी ऐसा इसलिए नहीं करेगी, और करने की उसको जरूरत इसलिए नहीं है बीजेपी को, कि बीजेपी ये मानती है कि इसी रास्ते से हम आगे जा सकते हैं। जहां तक हमारे धनखड़ साहब की बात है, धनखड़ साहब तो भाई राजस्थान के अंदर इसलिए महत्वपूर्ण हो गए हैं और उपराष्ट्रपति तक पहुंच गए हैं कि राजस्थान की राजनीति में जाटों का बड़ा महत्व, और जाटों की जो मेजोरिटी है वो कई विधानसभा सीटों में प्रभाव डालती है और लोकसभा सीटों में प्रभाव डालती है। तो ऐसा माना जा रहा है कि धनखड़ साहब को उपराष्ट्रपति बना करके ये संदेश दिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार आदिवासी राष्ट्रपति बन गया, तो क्या देश के तमाम गरीब आदिवासी, नंग धड़ंग आदिवासी, लंगोट बांधे हुए आदिवासियों को कोई जीवन में परिवर्तन आया है? जीवन में परिवर्तन नहीं आया उनके। ठीक उसी प्रकार धनखड़ साहब अब उपराष्ट्रपति हैं। ये संदेश बीजेपी इसलिए देना चाहती थी कि राजस्थान में बहुत जल्दी चुनाव आ रहा है। जहां तक चुनाव हारने और जीतने की बात है, ये तो आजकल बाहुबलियों का खेल हो गया। तो आप चुनाव जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, उसके अलावा भी क्या है, ये सरमाएदारों का, पूंजीपतियों का लोकतांत्रिक ढांचा खड़ा हो गया है। क्योंकि जो रवैया दिख रहा है सत्ताधारी पार्टी का, सत्ता में जो भी होता है वो इन सरमाएदारों की रक्षा करने का सेनापति बन जाता है। अभी भारतीय जनता पार्टी इस पूरी ताकत के साथ लगी है कि अडानी जी को बचाना है, क्योंकि अडानी जी की आत्मा भाजपा में है, भाजपा की आत्मा अडानी जी में। तो इन हालातों के अंदर हमारी संसदीय प्रणाली, और ग्राम पंचायत से लेके आप ऊपर तक चले जाइए, जैसे ग्राम पंचायत में आम सभा होती है, आम सभा पूरा लोकतांत्रिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, लेकिन ग्राम सभा में होता क्या है? वही तो मॉडल जाके पार्लियामेंट में जा लगा हमारा, वही मॉडल हमारा विधानसभा में जा लगा, और उसके अंदर मुद्दों पे बहस ना हो, इस बात की चिंतन सबको रहता है। अभी हाल ही के अंदर हमने देखा, दिल्ली के अंदर वजीफे, वो जो विधायकों के वेतन भत्ते सब बढ़ गए, उसमें सब एक मत हैं, कोई झगड़ा नहीं है। क्या भाजपा के सांसद और विधायकों ने ये कहा कि भाई हम इसका त्याग करते हैं, या हमारा तमाम जो भत्ता वेतन जो मिल रहा है वो दिल्ली के विकास के लिए खर्च करेंगे, या हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, अपने इलाके जिससे और चुनाव जीत के आते हैं वहां खर्च करेंगे? ऐसा तो उन्होंने, ऐसे त्यागी पुरुष तो वो नहीं बन रहे हैं, और वो लाभ तो सारा लेना ही चाहते हैं। और लोकतंत्र के एक खतरे की बात बहुत जबरदस्त तरीके से पूरी दुनिया में है,
और भारत में खास तौर से इसलिए है कि हमारे साथ साथ हमारी प्रणाली बड़ी विचित्र है। अभी बहुत बहस कर रहे हैं इन अभी मैंने सुना है कि बहुत कुछ ही दिनों के अंदर एक पूरी लिस्ट जारी होने वाली है हमारे उपक्रमों को बेचने की। पहले भी बड़े बिके। और फिर जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनको गंभीरता से ये बात सोचनी चाहिए कि देश की इकोनॉमी क्या है, देश की अर्थव्यवस्था देश को किस दिशा में ले जाना चाहती है, और उस पे बहस अगर वो करें तो शोभा देती, जो किसी टाइम होती थी, या मूल मुद्दों पे अगर वो बहस करें तो शोभा देती है। राहुल गांधी माफी मांगे और या माफी की याचना करें, यही क्या बड़ा मुद्दा रह गया? अगर यही मुद्दा रह गया तो भाई ये तो सारी दुनिया देख रही है कि देश में हो क्या रहा है। देश में सामान्य लोगों की इतना इन्होंने वो रेवड़ियां बांटने वाली बात है, तो रेवड़ियां बांटी तो भाजपा भी बांट रही है, सभी बांट रहे हैं। रेवड़ियां बांटने के बावजूद देश की इकोनॉमी कहाँ जा रही है? देश के आगे बढ़ रहा है क्या? हम ये जिस प्रकार इन्होंने कहा स्टार्टअप करेंगे, जिस प्रकार इन्होंने कहा कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, इन्होंने कहा कि और ये सारी बातें जो है व्यवहार में आ रही हैं क्या? व्यवहार में वो दिखाई नहीं दे रही। लोग भीख के कटोरा लेकर के अगर फ्री का अनाज लेने के लिए खड़े हैं तो ये हमारे लिए अच्छा साइन नहीं है, ये साइन बुरा है। हमारे घरों में अनाज होना चाहिए था। हम क्यों किसी सरकार के पास या क्यों किसी राजा के पास या क्यों किसी विदेश के पास हाथ जोड़ के जाएं? लेकिन लोगों के पास नहीं है, इसीलिए ये रेवड़ियां बांटी जा रही है। रेवड़ियां बांटने से ज्यादा अच्छा ये था कि हमारी उत्पादन क्षमता कैसे बढ़े, इस पे चर्चा हो। इस पे भाजपा का मेरे ख्याल है, मैं आज सोच रहा था जब मुझे आज सुबह पता लगा कि आज आप लोगों के साथ चर्चा होगी, तो मैं सोचता हूँ कोई ऐसा इकोनॉमिस्ट है क्या जो हमारे सांसदों, विधायकों या जनप्रतिनिधियों को, सरपंच से लेकर ऊपर तक, इन लोगों को अर्थशास्त्र पढ़ा सके, इनको उत्पादन प्रणालियां पढ़ा सके, दुनिया के दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है वो पढ़ा सके? क्या ये लोग उस स्टडी सर्कल में जाने को तैयार हैं? अगर वो जाएंगे वहां पे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोचेंगे। ठीक इसी प्रकार से ये जो व्यवहार है जो हमने देखा हमारे धनखड़ साहब का, ये उपराष्ट्रपति के बारे में हमने सामान्य जब हम स्कूल में पढ़ते थे, नागरिक शास्त्र के विषय में पढ़ा था कि राष्ट्रपति जो बनता है, उपराष्ट्रपति जो बनता है या राज्यसभा का जो अध्यक्ष बनता है वो किसी पार्टी का मेंबर नहीं होता। जब वो किसी पार्टी का मेंबर नहीं होता है तो उसको किसी पार्टी की एडवोकेसी तो शायद नहीं करनी चाहिए। नीतियों की एडवोकेसी करे या नीतियों के बारे में वो बोले या नीतियों के बारे में दिशा निर्देश दे कि भाई ऐसा कर लो या ऐसा नहीं कर लो। और मोटी मोटी बात उसको तो सदन को चलाने के ऊपर चिंतन करना चाहिए कि सदन को किस ढंग से डेमोक्रेटिक ढंग से चलाएं, सबको ठीक। विश्वास में लेकर चलाएं। पहले ऐसा होता रहा है कि राज्यसभा जो एक इस प्रकार का सदन है जहाँ तो ऐसा बनता है सब एलिट क्लास के लोग आते हैं, विद्वान लोग आते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं, तो वहां तो सदन आराम से चलना चाहिए। उसके लिए अगर लोगों को ये लगे कि हमारा जो अगुवा है, जो हमारा राज्यसभा का अध्यक्ष है, या जो हमारा उपराष्ट्रपति है, या जो हमारे को संचालित सभा का अध्यक्षता करने वाला है, वो बंदा डेमोक्रेटिक व्यवहार करेगा तो लोग धैर्य के साथ उसकी भी बात सुनते हैं और भी बात सुनते हैं। तो अभी स्थिति ये है कि राहुल गांधी ने जो कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है या नहीं है, ये सवाल क्वेश्चन मार्क लगा करके इसको संसद से लेके गलियों तक में और गांवों तक में इस पे बहस होनी चाहिए। क्या हम वास्तविक लोकतंत्र में जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं? संसद में हो बहस, और इस पे बीजेपी को बहस करानी चाहिए कि लोकतंत्र है क्या? वोट डालना ही मतदाता का काम रह गया? हम ठीक है वोट डालने के बाद हमारे हाथ से चिड़िया उड़ जाती है। वोट जी। डालने के बाद निर्णय लेने का अधिकार हमारे पास में नहीं है, ना ग्राम पंचायत में है, और बाकी सारा स्ट्रक्चर भी उल्टा खड़ा है, वहाँ ब्यूरोक्रेट डोमिनेट करते हैं। अशोक भाई साहब, एक चलते चलते एक थोड़ा सा मैं डाइवर्ट कर रहा हूं अटेंशन, लेकिन फिर भी एक तो गांव में जो ये होता है बहुत पुराना है, और स्कूल जो चोर चोर सबसे ज्यादा चिल्लाता है, जो चोरी किए रहता है वही सबसे ज्यादा हल्ला मचाता है, चोर आया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, क्योंकि उसको लगता है कि पहले मैं चोर चोर चिल्लाऊंगा तो कोई मेरे ऊपर शक नहीं करेगा। तो इस प्रोमाइसिस से मैं जरा एक चीज आपसे और समझना चाह रहा हूं, थोड़ा सा डाइवर्जन है। जब देश में कितना विमर्श चल रहा है, पार्लियामेंट नहीं चलने पा रही है, अडानी पे वो है, लोगों विपक्ष के ऊपर हमला हो रहा है, तो ये कल एक अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को लेके कौन सी बीन बजाने चले गए थे राजस्थान, वो कौन सा गाना वहां गाने लगे अभी। तो कभी कभी ये भी लगता है कि कभी लगता है साथ हैं, कभी लगता है कि मतलब वो उनका रोल समझ में नहीं आ रहा है। वो राजस्थान में उनके जाने से क्या बहुत फर्क पड़ रहा है?
राजस्थान में उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि बेस जो है ना, हम देखते हैं कि अन्ना हजारे के आंदोलन से जो उत्पादन हुआ, वो उसकी जड़ के अंदर आरएसएस ही था। बड़ी तादाद में जो कम्युनिटी, जो भीड़ आती थी, उसको आरएसएस मोबिलाइज करता था। और अरविंद केजरीवाल और इनके पास में कोई जन आधार, इस आधार पर ठीक है, दिल्ली से चुनाव जीत के मंत्रिमंडल बन गया, लेकिन कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं। अब राजस्थान के अंदर वो पंजाब का और दिल्ली का मॉडल बताने की बात करके आना चाहते हैं, लेकिन राजस्थान की परिस्थितियां डिफरेंट है। हालांकि कल उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं, गुजरात में जैसा हुआ और वैसे ही राजस्थान में वो परफॉर्मेंस दिखा पाते हैं चुनाव के अंदर, तो देखते हैं। लेकिन अभी कुछ ऐसा लगता नहीं है। जी।